इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम सब ने क्या देखा? रिफ्रैक्शन 3 केस में देखा। किस किस केस में? प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन को देखा, कॉन्वेक्स सरफेस पे देखा, फिर कॉनकेव सरफेस पे देखा। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो ये प्रिज्म होता क्या है? होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। एंड इन सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा दैट विल बी बाउंडेड बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, यानी 2 इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के बीच जो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उस मीडियम को क्या कहते हैं? प्रिज्म। अब ये प्रिज्म का जो प्रिंसिपल सेक्शन है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। तो ये पॉइंट जो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल एबीसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ये ए दिख रहा है, इसी को हमने ऊपर वर्टेक्स पर ए लिखा है, बी और ये है सी। दिस एंगल बिटवीन प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। इस एंगल ए को क्या कहेंगे? जिसको कि हमने केवल ए लिखा है, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। इस एंगल ए को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो ये वाला सरफेस क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसको कि रिफ्रैक्टिंग फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग फेस। ये भी क्या है? रिफ्रैक्टिंग फेस। ये वाला चाहे हो चाहे ये वाला, दोनों के दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिंग फेस। जो प्लेन हमारे हैं, 2 प्लेन लिए गए हैं, उन दोनों को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग फेस। ये जो फेस होते हैं वो सरफेस होते हैं। कैसे? प्लेन सरफेस। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देने की जो बात है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ए को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये एंगल का सिंबल ना बना करके केवल ए लिख दिया करेंगे तो समझ जाएंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है? एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ये जो हम 2 प्लेन लिए हैं उनके बीच का एंगल ही क्या कहता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब देखते हैं कि इस पर रिफ्रैक्शन अगर कराएंगे तो क्या क्या होगा। जल्द से नोट करिए। दिख रहा है? अब आवाज़ क्लियर आ रही है। इसके पहले आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी। तो ये हमने प्लेन प्रिंसिपल सेक्शन एक प्रिज्म का क्या किया? बना लिया। ये ड्रॉ कर लिया। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब इसके किसी पॉइंट पर हमने रे को क्या करा दिया? इंसिडेंट करा दिया। तो दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट पॉइंट पे, जहां पर ये इंसिडेंट रे पॉइंट मिलती है उस पॉइंट को कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे और इस सरफेस पे क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये कैसा है? नॉर्मल। तो अब ये किधर जाएगी? पैरेलल टू द बेस। प्रिज्म का यही काम होता है। रे को किधर मोड़ता है? टूवर्ड्स इट्स बेस। तो यहाँ बेस है, तो ये जाने को तो ऐसे जा रही थी। कैसे जा रही थी? इस ऐसे डायरेक्शन में जा रही थी, मगर वो इस मीडियम की चेंज होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया क्या है? n। ये n क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इसको हम राउंड करके क्या करते हैं? घेरते हैं ताकि सेपरेट दिखाई दे।
अब ये रे जब इस सरफेस पे आएगी, इस नॉर्मल को थोड़ा सा नीचे भी बढ़ा लीजिए, ये यही वाला नॉर्मल है। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करिए, इस पॉइंट पे नॉर्मल वो इस प्रकार से होगा 90 डिग्री पे। तो अब यहाँ रे जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही, तो क्या होगी, नॉर्मल से वो दूर चली जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस प्रकार से रे जो है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब इनका नाम रखिए, ABC तो हमने लिख दिया है, अब इसका नाम लिख देते हैं P, इस वाले पॉइंट का नाम, अब ये नॉर्मल आपको मैं मिटा देता हूँ, ये समझेंगे आप कि ये परपेंडिकुलर है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो PQ, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं R, और ये PQR, और ये T नाम रख दिया। यानी रे जो है वो इंसिडेंट रे PQ पहले रिफ्रैक्ट हुई ये प्रिज्म के अंदर QR डायरेक्शन में, और इसके बाद RT डायरेक्शन में वो चली गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे शो करते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये I। तो रे जाना चाहती थी ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, मगर वो चली कहाँ गई, ये। तो इसका जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन PQRT और ये U मान लिया। तो ये जो डायरेक्शन है ये PU डायरेक्शन में ना जा करके किस डायरेक्शन में गई है, ये RC डायरेक्शन में। तो इस RC डायरेक्शन को जरा पीछे की ओर बेंड करिए, पीछे की ओर एक्सटेंड करिए, तो क्या दिख रहा है, किसी पॉइंट, ये इसको मैं G नाम रख देता हूँ, ये G से आ रही है। तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है UZT, इस एंगल को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, और सिंबल डेल्टा से यूज करेंगे, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो कोई पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, तो जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे, इस RT को क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। तो इन फिगर लिख लीजिए, इन फिगर N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, और ये जो PQ है, PQ को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। QR को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और RT को क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। अब ये सब डायग्राम मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये पहले का है। तो कुल 4 चीज हमने बताया, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, PQ क्या है, इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे, और RT क्या है, इमर्जेंट रे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने इसको R सिंबल दे दिया। ये हो गई इस मीडियम के लिए, जब ये मीडियम ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो उस केस में ये इंसिडेंट एंगल है, और नहीं जानते हैं तो क्या मान लेंगे, I डैश न मान करके I1, क्योंकि डैश जब मानेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत जैसा लगेगा, ये I1 लिख दिया। ये इंसिडेंट एंगल है किस पॉइंट पे, पॉइंट R पे। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कौन सा एंगल होगा, ये वाला, ये वाला। अब इस R पॉइंट को यहाँ से मैं मिटा करके इस R को यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो हमने एंगल शो कर लिया। ये पॉइंट क्या है, वो R है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, Q है, तो ये Q हो गया, ये R हो गया। ये जो एंगल बना हुआ है वो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, तो इसको हमने स्मॉल e से डिनोट किया है। तो IR I1 ये E, ये क्या है, एंगल, इस नॉर्मल का नाम N तो कहीं लिखा नहीं हूं, तो इसका नाम रख देते हैं N, और ये N1। इन दोनों पॉइंट को जहां पे ये कट कर रहे हैं इनका नाम रख दिया N1। और एक पॉइंट इधर भी है, इसका पॉइंट हमने नाम रख दिया M।
तो ये जो नॉर्मल एम एन वन है, एक एन एन वन है, किसी एंगल पर ये कट किए हैं। ऐसा ना समझिएगा कि ये परपेंडिकुलर है, किसी एंगल पर कट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, कौन सा, इन ट्रायंगल क्यू आर एन, ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्यू आर एन वन, देख लीजिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल R प्लस एंगल I1 प्लस एंगल N1, ये N1 क्या है, एंगल N1 इक्वल टू क्या होगा, एक ट्रायंगल में कुल कितना एंगल बनता है, 180 बनता है। तो दिस इज इक्वेशन, आवर एम इज टू ऑब्टेन फार्मूला फॉर n। तो ये टू प्रूव में है, टू प्रूव में क्या लिख लेंगे, नहीं तो हम अपना टारगेट जब तक नहीं जानते रहेंगे तो फिर निकालेंगे क्या, टू प्रूव कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय द फार्मूला, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, where symbols have their usual meaning। ये डेल्टा एम क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, और ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो हमको ये फार्मूला डिराइव करना है। तो इसके लिए पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, अब जरा इसको देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल का सिंबल हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, कौन, ए क्यू एन वन आर, ए क्यू एन वन आर। इसमें ये देखिए दो एंगल, कौन से एंगल, ए क्यू एन, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ये वाला एंगल ए आर एन वन, ये भी 90 डिग्री। तो जो बाकी दो एंगल बच गए हैं इनका सम क्या होना चाहिए, 180, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, वो 360 होता है। तो 360 में से ये 180 माइनस हो गया, तो यानी इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल ए, क्या लिखेंगे, एंगल ए को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, केवल ए डिनोट करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल N1 इक्वल टू क्या हो गया, 180। क्यों हो गया, समझ गए, क्योंकि ये जो दो एंगल है ए क्यू N1 ये कितना है, 90 डिग्री, और ए आर N1 ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो दो एंगल 90 90 180 हो गए, तो बाकी जो एंगल बच गए एंगल ए और N1 वो क्या हो जाएंगे, उनका सम भी 180 हो जाएगा, और 180 180 360 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया। तो यहाँ से हम N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस ए। अब इस N1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर बाई 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालिए, बाई 1 एंड 2 दिख रहा है। तो रखिए R प्लस I1 प्लस N1 की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, 180। 180 से 180 मर गया, 180 से 180 मर गया, बचा क्या कि R प्लस I1 की वैल्यू क्या मिली, वो ए मिल गई। R प्लस I1 की वैल्यू क्या मिल गई, ए मिल गई। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, कौन सा एंगल, दिस UGT, ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा, तो यहां से मैं मिटा देता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन, देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू, कैसे निकालेंगे डेल्टा, देख लीजिए, डेल्टा इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल किसके, GQR,
और एक्सटर्नल एंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो ये इंटीरियर एंगल कौन कौन बच गए, जब ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो गया, कौन वाला, यू जी आर, ये एंगल एक्सटीरियर हो गया किस ट्रायंगल का, जी क्यू आर, जी क्यू आर। तो ये एक्सटर्नल हो गया, तो इंटरनल में कौन बचा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का सम, तो लिख क्या लिख सकते हैं, एंगल जी क्यू आर, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो जी है, जी क्यू आर, एंगल जी क्यू आर प्लस एंगल, दूसरा एंगल कौन बचा हुआ है, जी आर क्यू, जी आर क्यू, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो एंगल, अब इसको जरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए, ये वाला एंगल, तो देखिए ये एंगल अगर दो साइड जो है एक दूसरे को कट करती है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ देख लीजिए, ये है नॉर्मल की लाइन और ये है इंसिडेंट रे की लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल ये आई है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आई। आई में से किसको माइनस करेंगे, ये आर को, तो हमारा ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये एंगल आर है, टोटल एंगल क्या है, वो आई। तो आई में से आर को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दिया, क्या मिलेगा, आई माइनस आर प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल ठीक से बना देने, तो ये लेस देन बन रहा है एंगल का सिंबल, ठीक है, सही बना लीजिए। और जी आर क्यू, ये है एंगल ई, तो ई जो है इसके बीच का एंगल ई में से I1 घटाएंगे तो ये रिमेनिंग एंगल मिल जाएगा। तो ई माइनस I1, ई माइनस I1, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट आर कितना है, I1, और इमर्जेंट एंगल कितना है, ई। अब प्लस वाले टर्म को एक जगह लिख दीजिए, तो I प्लस ई, ये प्लस वाले टर्म हो गए, माइनस माइनस वाला टर्म ये है, माइनस वाला ये, R प्लस I1, और R प्लस I1 हम लोग निकाल चुके हैं, कहाँ पे, ये R प्लस I1 निकाल चुके हैं। तो एक रिजल्ट हमें ये मिल गया। अब कंडीशन लगाना है क्या, इन्हीं दो रिजल्ट को लिखना है, एक रिजल्ट है 3 और एक रिजल्ट है 4। कब, जब ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ये मिनिमम कब होगा, तो इसका एक ग्राफ खींचते हैं, किसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन में। तो पहले कुछ साफ कर लेते हैं भाई, इतना ये क्लियर कर लिया। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस पे क्या लिया, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये डेल्टा सिंबल है, डेल्टा दो तरह के होते हैं, दिस इज द स्मॉल डेल्टा एंड दिस इज द कैपिटल डेल्टा, ग्रीक लेटर से, ठीक है। या एस बना करके इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया, तो ये तो थोड़ा एस जैसा दिखेगा, या आप बनाइए ऐसे बना दीजिए। तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होते हैं ना हम लोगों के, ये है स्मॉल ए और ये है कैपिटल ए, उसी तरह से ये है स्मॉल डेल्टा, ये है कैपिटल डेल्टा, ये सब पता होना चाहिए। तो अगर इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन में हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ ऑब्टेन होता है। तो इस ग्राफ से हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने इंसिडेंट एंगल ये वाला पॉइंट लिया तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमको कितना एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये पर लाइन खींचा और ये इस वाले पे, तो हमें डेविएशन की वैल्यू इतने मिल गई। जब ये वाला पॉइंट लिया तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन अगर पता करना हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों एक्सिस पे, तो क्या मिला, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट एंगल ये हुआ। तो मान लो कि हमने सपोज कर लिया
दिस इज इंसिडेंट एंगल I1, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल I2। तो इस I2 के करेस्पॉन्डिंग, I1 के करेस्पॉन्डिंग डेल्टा 1, I2 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू डेल्टा 2, और ये जरा वैल्यू देखिए, ये जो एंगल मिला हुआ है इसके करेस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू मिल रही है, इसको मैं थोड़ा सा खिसका के लिख देता हूँ भाई, डेल्टा 2, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। इसके करेस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू मिल रही है, ये इसी पॉइंट को कहते हैं ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, और सिंबल डेल्टा यम से डिनोट करते हैं। ये है क्या, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू है, तो मिन लिख करके हम लोग क्या यूज करेंगे, डेल्टा यम, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और क्या हो गया है, जिसके करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो, अगर इस I3 इसको लिख लें तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा डेल्टा मिला हुआ है इस I3 के करेस्पॉन्डिंग, इसको डायग्राम ठीक से बना लीजिए। ये जो वैल्यू मिली हुई है ये क्या है, I3। इसी प्रकार से आगे अगर बढ़े, ये वाला पॉइंट ले, तो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर देखना हो तो एंगल ऑफ डेविएशन ये देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए ताकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा मिल जाए, यहां पर रहते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, I4। तो इसके करेस्पॉन्डिंग अब क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब एंगल I3 के बाद इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो डेल्टा की जो वैल्यू है यानी एंगल ऑफ डेविएशन वो बढ़ने लगता है। इसी प्रकार से अगर I5 ले लिया तो क्या देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ाया तो फिर डेविएशन क्या हो गया, और बढ़ने लगा। वो वैल्यू इसकी इतनी हो गई, ठीक है, ये वाली। तो क्या देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू ये क्या है, स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, क्या है, स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस आया हुआ है, इस एंगल पर ये डेविएशन की जो वैल्यू है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है। इस मिनिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस डेल्टा एम के केस में क्या हो जाता है, ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है दैट विल बी इक्वल टू आई। तो अब कंडीशन डालिए, नाउ फॉर मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, ये जो इमर्जेंट एंगल है दैट विल बी इक्वल टू आई, और जो ये I1 है दैट विल बी इक्वल टू एंगल R1, एंड रिफ्रैक्टेड एंगल R इक्वल टू यहां वाला जो I1 है इसके इक्वल हो जाएगा। ये कब होगा, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस में, और ऐसे एक जनरल केस में नहीं होगा। इसको भी मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो केवल इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की ही ज़रूरत है, तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ डेल्टा लिख लेते हैं, बाकी मिटा देते हैं। ये जो है हमारा साफ हो गया। ओके, तो अब हमें ये रिजल्ट नंबर 5 मिल गया। रिजल्ट 5 में हमारे 2 इक्वेशंस हैं कि ये एंगल ऑफ इमरजेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट Q इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट एट R। अब इसको देखिए, इस वैल्यू को पुट करिए। जब R की वैल्यू I1 पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो पहले तो पुट कर लीजिए
आर प्लस आई वन की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ पुट करिए, तो बाई 3 and 4, बाई 3 and 4 डायग्राम बना लिया, देख लीजिए। बाई 3 and 4 वी गेट, क्या पाएंगे, एंगल ऑफ, जब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम रखेंगे तो इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ई की वैल्यू आई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई माइनस आर प्लस आई वन, आर प्लस आई वन, आर प्लस आई वन, इसकी वैल्यू कितनी है, आर प्लस आई वन की वैल्यू ए, तो कितना निकल गया, इस माइनस ए को इधर लेके आइए, तो क्या आ जाएगा ए प्लस, और डेल्टा मिनिमम को क्या सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा एम, ये देखिए लिखा हुआ है, ये मैंने मिटा दिया, ये जो सिंबल लिखा हुआ है डेल्टा मिनिमम, तो डेल्टा मिनिमम को हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, केवल डेल्टा एम, यानी डेल्टा एम ये डेल्टा मिनिमम की ही क्या है, सिंबल है। तो ए प्लस क्या हो गया, डेल्टा एम, ये ए इधर आ गया, डेल्टा एम हमने यूज कर लिया, और आई आई क्या हो गया 2i, तो यहां से आई की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर ये 5 के बाद 6। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा बाई 3, नाउ बाई 3 and 5, ये 3 और 5 से, इसको देखिए और इसको देखिए, तो क्या आ जाएगा बाई 3 and 5, बाई 3 and 5, इसको हम मिटा देते हैं, बाई 3 and 5, इसको भी साफ कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं। क्या मिलेगा, आर प्लस आई वन की वैल्यू क्या है, आर, आई वन की वैल्यू आर इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, 2r इक्वल टू ए, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 2। अब ये सब कुछ मिटा दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ बाय स्नेल्स लॉ, नाउ बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, क्या जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो जानते हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, n इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी मिली है, a प्लस डेल्टा एम बाई 2, और r की वैल्यू कितनी मिली है, साइन a बाई 2। तो अगर ये फार्मूला आपको डिराइव करने के लिए आता है तो इसको यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट को लिखना चाहते हैं तो नोट डालिए, ये तो हो गया आंसर प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें रिजल्ट क्या करना था, प्रूव्ड। ओके, अब नोट लिखिए या स्पेशल केस डालिए। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है कि ये जो हमारा प्रिज्म है वो थीन हो जाए, फॉर थीन प्रिज्म, फॉर थीन प्रिज्म, यानी प्रिज्म हमारा पतला हो गया, उस केस में क्या होगा, तो थीन प्रिज्म उस प्रिज्म को कहते हैं जिसका ये एंगल जो है वो क्या हो, बहुत ही छोटा हो। तो फॉर थीन प्रिज्म
एंगल ए, उसी को सिंबल में हम लोगों ने केवल ए से डिनोट किया, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या हो, एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। तो जब ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है बहुत ही छोटा हो, उस केस में इसको कहते हैं ये थिन प्रिज्म है। तो उस केस में जब एंगल हमारा ए छोटा हो गया तो उसमें एक छोटा सा एंगल जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो एंगल और छोटा हो गया, और उसको आधा कर देंगे तो और छोटे चीज़ को और आधा कर देंगे, क्या बड़ा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। यानी ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हमने एक फार्मूला बताया था क्या, कि साइन थीटा और टेन थीटा छोटे एंगल के लिए क्या होते हैं, कि अगर थीटा एंगल जो है वो क्या हो, स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, उस केस में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और कॉस थीटा को थीटा नहीं लिखते, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, बाद में कहीं यूज होगा। तो यहाँ पर चूंकि एंगल जो है हमारा छोटा है, ये वाला एंगल, तो इस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, केवल एंगल थीटा लिखेंगे। तो फॉर थिन लेंस क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, ये साइन फंक्शन हट जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और डिवाइडेड, ये वाला साइन फंक्शन हट गया, a बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मिला क्या, n इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई a। तो a से a अगर डिवाइड कर देंगे करोड़पति फार्मूले से तो क्या निकल जाएगा, a अपान a प्लस डेल्टा m अपान a, क्योंकि ये फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी अपान सी हो तो दैट कैन बी रिटन एज a बाई सी प्लस b बाई सी। दिस फार्मूला इज नोन एज करोड़पति फार्मूला। तो ये a से a क्या हो गया, मर गया, कितना आया, 1। तो n इक्वल टू क्या मिल गया, 1 प्लस डेल्टा m अपान a। अब यहाँ से हम इस किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, डेल्टा m की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो निकल सकता। तो इम्प्लाई दैट क्या निकल जाएगा, डेल्टा m इक्वल टू डेल्टा m अपान a इक्वल टू, ये 1 इधर आ गया, तो n माइनस 1। देयरफॉर फॉर थिन लेंस मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इंटू ए। तो अगर थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछे तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में इतना कुछ था। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है हम लोगों का। चैप्टर का नेम क्या है, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स आपका फिनिश हो गया। अब शुरू होने जा रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हेडिंग डालिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों को 3 चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और तीसरा पढ़ना है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप।
तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप में हम लोगों को दो चीज पढ़ना है, एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक होगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा होगा रिफ्लेक्टिंग। तो ये जो माइक्रोस्कोप है, नाम ही से पता चल रहा है कि ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये जितने भी माइक्रोस्कोप हैं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो दूसरा नेम है वो रीडिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीडिंग लेंस। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? छोटी छोटी चीज़ें जो हमको आंखों, जैसे बैक्टीरिया हुए, ये पार्टिकल्स हुए जो हम आंखों से हमको नहीं दिख रहा है, उनको देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये टेलीस्कोप क्या होता है कि टेलीस्कोप जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग दूर की चीज़ों को पास ला के देखते हैं। क्योंकि दूर की चीज़ जो है, जैसे तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब छोटे छोटे हम लोगों को दिखाई देते हैं मगर स्पष्ट नहीं दिखते। तो उनको देखने के लिए क्या करते हैं, वो छोटे बड़े तो हैं मगर छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको बड़ा इमेज बना करके हम लोग देखते हैं। यानी दूर स्थित छोटी दिखाई देने वाली वस्तु को बड़ा बनाने का काम टेलीस्कोप। ये पास में छोटी जो वस्तु होगी उसका बड़ा इमेज बनाता है। और ये भी पास में जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये सिंगल लेंस होता है। तो हेडिंग डालिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, सबका एक ही होगा डेफिनेशन। क्या? कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल m and it is defined as the ratio of two things. First thing is angle of vision, for image। यानी एंगल ऑफ विजन निकालेंगे किसके लिए? इमेज के लिए, अपॉन एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट। और कंडीशन क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? एट डी। व्हाट इज डी? डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? वो वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल आई के लिए, कि एक हेल्दी आई है तो क्या करती है, अपने आंख से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर के ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो देख लेती है। तो D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आप रिमेंबर रखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट को D डिस्टेंस पर, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख लिया और एंगल ऑफ विजन निकाल लिया। अब प्रश्न बनता है कि एंगल ऑफ विजन किसी का कैसे निकालते हैं? तो ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, एंगल ऑफ विजन। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पूरा ही खींच लीजिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम चाहते हैं कि एंगल ऑफ विजन जो है हम पता करें। कहाँ पे? ये हमारी आंख है E। तो इस पर एंगल ऑफ विजन पता करना हो तो पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट E को B से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो कौन सी लाइन मिल गई? AB। और एक लाइन ज्वाइन कर देंगे E और A को। तो ये जो एंगल हमको दिखाई दे रहा है, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट AB एट E। थीटा को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन एट E। अब इस एंगल ऑफ विजन से हम क्या समझेंगे?
ये एंगल ऑफ विजन जिस ऑब्जेक्ट के लिए जितना ही बड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ विजन क्या होगा, वो छोटा होगा, वो वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देती है। जैसे देखिए ये वस्तु हमें छोटी दिखाई दे रही है। क्यों छोटी दिखाई दे रही है? क्योंकि इसके द्वारा एंगल मेरी आंख पर क्या बन रहा है, छोटा एंगल बन रहा है। मगर ये चीज़ क्या है, हमें बड़ी दिखाई दे रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि एंगल ऑफ विजन जो है ये बड़ा हो चुका है। इस पॉइंट से अपनी आंख पर मिला लिया, इस पॉइंट को आंख से मिला दिया, तो क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ विजन जो है इस केस में बड़ा बन रहा है और इस केस में छोटा बन रहा है। इसलिए क्या है, ये हमें बड़ी वस्तु दिखाई दे रही है और छोटी दिखाई दे रही है। तो छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु का दिखाई देना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एंगल ऑफ विजन है वो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। एंगल ऑफ विजन बड़ा बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु जो है हमें बड़ी दिखेगी, और एंगल ऑफ विजन छोटा दिख रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो वस्तु छोटी दिखाई देगी। तो एंगल ऑफ विजन अगर क्लियर हो गया तो हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे और देखेंगे कि कितना कितना आता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका दूसरा नाम क्या है, रीडिंग लेंस और रीडिंग लेंस। हम लोग रीड करने के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस लेंस का नाम क्या पड़ गया, रीडिंग लेंस। तो कोई पूछेगा कि ये होता क्या है, इट इज ए सिंगल लेंस, इट इज ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस नहीं होता है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। डायग्राम अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, किसी प्लास्टिक या लकड़ी के फ्रेम में जो है इस लेंस को फिट कर देते हैं और ये हैंडल हमने लगा दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए। अब ये इसमें जो क्या फिट है, कॉन्वेक्स लेंस फिट है। तो इस सिंगल लेंस को ही क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ठीक है। तो इट इज ए सिंगल लेंस। अब इसका क्या हमको निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो हम लोगों ने रे डायग्राम में देखा था कि अगर ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो अगर इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इसका इमेज जो है वो बड़ा बनता है और क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ से रे जो निकलेगी वो ऐसे आएगी और दूसरी तरफ चली जाएगी। हमको इसका इमेज फॉर्मेशन करना है। ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जहाँ पर कि हम लोग रिफ्रैक्शन शो करते हैं। अब ये दिखाना है कि ये, तो इसको थोड़ा पीछे की ओर क्या करेंगे, एक्सटेंड करिए। ये पीछे की ओर एक्सटेंड हुआ। अब हमको शो करना है कि यहाँ पर इमेज बनती है, तो ये इमेज हमने, चूँकि वर्चुअल बना हुआ है तो डार्क ना बना करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड बना लेंगे। जो वर्चुअल इमेज होता है उसको क्या हम लोग बनाते हैं, डॉटेड के द्वारा, और रियल इमेज डार्क के द्वारा। तो ये जो इमेज A1, ये ऑब्जेक्ट है AB, इसका इमेज बन गया A1 B1। अब इसको रे डायग्राम से हमें कंप्लीट करना है। तो एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास होते लिया और इसको कंप्लीट कर लिया। दूसरी रे जो है वो यहाँ से गई क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कहाँ से जाएगी, तो ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट,
क्योंकि इमेज हमको यही फॉर्मेशन करना है। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिला करके पहले ये हेल्पिंग लाइन ड्रॉ कर लिया, चोरी कर लिया। अब इसी के डायरेक्शन में रे को क्या कर लिया, आगे बढ़ा दिया। तो क्या देख रहा है, अब इन दोनों रे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन रे डायग्राम को अगर पीछे की ओर प्रोड्यूस किया जाए तो किसी पॉइंट B1 से आती हुई लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट AB का इमेज का कौन सा बना हुआ है, A1 B1, और वो भी क्या है, इरेक्ट है। और इरेक्ट इमेज जो होता है वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पर ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, वर्क करता है। तो इस लेंस की फोकल लेंथ हमने मान लिया कि क्या है, f। अब जो ये इमेज फॉर्म किया है, मान लिया कि ये एंगल कितना फॉर्म करता है, वो बीटा एंगल फाइंड करता है। कहां पर, ये। और जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, ये है ऑब्जेक्ट AB, इसको कितने डिस्टेंस पे रखना है, D डिस्टेंस पे रखना है। तो D डिस्टेंस पे रखने के बाद ये कितने डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस रखने के बाद जो इमेज बनाएगा कहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर पे, उस एंगल को ही क्या कहेंगे, एंगल ऑफ विजन एट O। लेट दिस एंगल इज अल्फा, लेट दिस एंगल इज अल्फा। तो डेफिनेशन क्या जानते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप M इक्वल टू एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन एट फॉर इमेज, यानी इमेज के लिए पहले निकाल लेंगे, अपॉन एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एट D, यानी D डिस्टेंस पे रखेंगे, उस वक्त हमको ये निकालना। अगर फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो लेट अस सपोज दैट इस एंगल ऑफ विजन जो है वो क्या है, बीटा। तो दिस इज बीटा अपॉन अल्फा। और ये एंगल बीटा और अल्फा छोटे हो, उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था नोट में कि एंगल अगर थीटा छोटा है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा, यानी थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ बीटा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। अब दोनों वैल्यू को पुट करिए। tan का क्या होता है, यहां पर लिख देंगे, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। अगर ये छोटे नहीं होंगे उस केस में ये ट्रू नहीं है, और जैसा कि इस केस में ये छोटे होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका एंगल ऑफ विजन क्या होता है, बहुत छोटा हो, तो उस केस में tan बीटा। और tan बीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जरा बीटा देख लीजिए, m क्या है, tan बीटा। tan बीटा हो गया, ये देखिए बीटा एंगल है, तो ये हो गया हमारा AB। तो यहां लिख लिया tan बीटा AB परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए क्या दिख रहा है, AO अपॉन, तो ये देख लीजिए ये एबव डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा प्लस, और AO क्या है, लेफ्ट में डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा देख लीजिए, ये क्या है ऑब्जेक्ट का tan अल्फा, tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू AB अपॉन D। D क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये हो गया माइनस D। तो ये वैल्यू क्या हो गई, AB से AB कैंसिल, और वैल्यू पुट कर दीजिए। M इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन, और ये माइनस माइनस कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, AO, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन D, तो D अपॉन 1, तो वैल्यू आ गई
m इक्वल टू d अपॉन AO। AO क्या है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये लेफ्ट में है, तो ये u, यहाँ हमने लिख दिया u। हमने साइन पहले यूज़ कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पर हम केवल u लिख दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दो केस हम इसमें लगाएंगे मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, कि जब हमारा इमेज कहाँ पे बना हो, इमेज जो है एट डिस्टेंस d बना हो, यानी ये जो इमेज A1 B1 बना हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे बना है? d डिस्टेंस पे बना हो, उस केस में। नाउ केस नंबर 1, केस नंबर 1, when image is formed at v इक्वल टू, इमेज देखिए लेफ्ट में बना हुआ है, कितने डिस्टेंस पे बना हुआ? d डिस्टेंस पे, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना हो, तो क्या होगा? देन बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला क्या जानते हैं? 1/f, ये लेंस का फोकल लेंथ, 1/v, v की वैल्यू कितनी है? -d, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -u। जब भी इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे विथ साइन, हमने उसके डिस्टेंस की जो वैल्यू है विथ साइन रख दिया। तो अब देखिए क्या आता है। यहाँ तक लिख लिया, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिए। अब मैं ये मिटा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा आ गया, क्या मिलेगा? 1/f इक्वल टू -1/d, और ये हो जाएगा, ये माइनस होता है भाई, 1/v माइनस 1/u, और ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया? प्लस 1/u। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया? 1/u की वैल्यू निकालनी है, तो 1/u इधर ही रखिए, और ये निकल गया 1/f प्लस 1/d। ये किसका मिला? 1/u की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, जो कि जनरल फार्मूला है फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हर इंस्ट्रूमेंट में एक हमारा जनरल फार्मूला मिलेगा, उस जनरल फार्मूले को पर्टिकुलर केस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1/u की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/u इन इक्वेशन 1 वी गेट, जल्दी से निकालिए। तो बाई 1 and 2 वी गेट, क्या पा जाएंगे? m इक्वल टू, ये d छोड़ दिया, और 1/ इसकी वैल्यू कितनी है ब्रैकेट में? 1/f प्लस 1/d। वैल्यू को d को अंदर भेज दीजिए, तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। d जब अंदर जाएगा तो ये d बाई क्या हो जाएगा? f, और ये क्या बन जाएगा? d बाई d। तो हमें एक फार्मूला मिल गया सिंपल माइक्रोस्कोप का, d से d क्या हो गया? कैंसिल, तो ये 1 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस d/f। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कब, जब इमेज जो है एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब हमें निकालना है केस नंबर 2 में, कि जब ये इमेज जो है इनफाइनाइट कहाँ हो जाए? फोकस पे फॉर्म हो। फोकस पे नहीं, जब हमारा इमेज इनफाइनाइट यानी अनंत पे फॉर्म हो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, दैट इज फॉर रिलैक्स आई। कोई अपने रिलैक्स आंखों से
कोई पूछेगा कितने डिस्टेंस को देखता है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, हम नहीं बता सकते किस डिस्टेंस तक वो देख रहा है। तो फॉर रिलैक्स आई, दैट इज व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो सेकंड केस डालिए, इतना लिख लिया, ये रिजल्ट हो गया, तो इसको मैं मिटाता हूं। चलिए फिर दोबारा लिख देंगे, इसको भी मिटा देते, पूरा मिटा दिया, ठीक। केस नंबर 2, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट v इक्वल टू इन्फिनिटी, देन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इन्फिनिटी पर इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे हो। जब फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। ये इमेज फॉर्मुलेशन में हमने बताया था। देन बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये तो हमारा फार्मूला है, ये तो लेंस फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/f, v की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और 1/u ये निकालना है। और इन्फिनिटी से किसी चीज में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो कुल मिला के क्या मिला, u इक्वल टू f, यानी उसकी फोकल लेंथ हो जाती है। अभी u की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, u की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस जनरल फार्मूले में। ये हमारा फार्मूला 1 क्या है, वो जनरल फार्मूला। ये सब क्या है, पर्टिकुलर फार्मूले। तो ये फार्मूले का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारा इमेज कहाँ हो, अपनी आंख से इमेज जो बना हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना हो, तो उस केस में इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। और m क्या हो जाएगा, d/u, और यहाँ f वैल्यू यूज़ कर लेंगे, देयरफॉर बाई 1, बाई इक्वेशन 1। तो इसको डाल दीजिए, इस लाइन के बाद आ जाइए कहाँ पे, यहाँ पे, बाई 1 क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू d/u की वैल्यू क्या मिल गई है, f। यानी जब इन्फिनिटी पे बनेगा उस केस में मैग्नीफाइंग जो माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल होगा, m इक्वल टू d/f। तो ये सब था हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। 2 केस में हमें फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि m की वैल्यू है पॉजिटिव, यहाँ भी m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और जो फर्स्ट केस था उस केस में भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग है कि हमारा इमेज कैसा बना हुआ है, वर्चुअल बना हुआ है और इरेक्ट बना हुआ है। अब हेडिंग डालिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू एंगल ऑफ विजन, किसके लिए, फॉर इमेज, अपॉन एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। तो इसमें ये 2 लेंस होते हैं। एक लेंस होगा जो कि छोटा सा अपर्चर का होगा, एक लेंस होगा जो बड़ा सा अपर्चर का होगा, और दोनों जो है एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे रहते हैं। ये इन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ रखा गया है, कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट की ओर। ये ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए भी रख दिया। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से ही इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और फोकल लेंथ इसको FO से डिनोट करते हैं। और ये जो है हमारी आंख जहां से हम देखेंगे उसको क्या कहते हैं,
आई लेंस। अब कोई पूछ सकता है कि ये बताइए जो माइक्रोस्कोप है इसमें ये छोटा वाला हमने आगे रख दिया, बड़ा वाला पीछे रख दिया, क्यों रखा? क्योंकि ये बताइए माइक्रोस्कोप जो होता है वो किस चीज़ को देखने के लिए यूज होता है? छोटी छोटी चीज़ों को। अब पता चला कि इतनी छोटी सी चीज़ है और उसको इतना बड़ा सा डब्बा में रख दिया, तो कोई कहेगा कितना बेवकूफ़ आदमी फालतू का इतना सा वेस्ट करता है। इसलिए चूंकि छोटी ही चीज़ को देखना है, उस छोटी चीज़ से जो लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर के, उसी लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं किस पे? इस छोटे वाले लेंस पे। तो इस केस में यही कारण है कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा लेते हैं, छोटे अपेरेचर का लेते हैं, और ये बड़ा वाला ले लिया, बड़े अपेरेचर का। तो यहाँ से रे जो आई, अब इसका इमेज हमको फॉर्मेशन करना है, तो क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक रे हमने ड्रा किया और दिखाया क्या कि ये यहाँ आके मिल गई। दोनों का लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लीजिए। इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि इस लेंस को क्या कहते हैं, आई लेंस, और इस लेंस को क्या कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। कैसे लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंसेज। कैसे हैं? कॉन्वेक्स। अब इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने इमेज फॉर्मेशन में बताया था क्या कि अगर ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखते हैं, अगर ये हम F और 2F ये दो पॉइंट, ये अगर स्मॉल f डिस्टेंस पर है तो ये 2F डिस्टेंस पे होगा, तो इस पॉइंट को F और ये 2F से हमने शो किया है। तो F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने पर हमें एक बड़ा इमेज फॉर्म होता है, देखा था। तो ये एक बड़ा इमेज इससे हमने बना लिया। अब रे डायग्राम से इसको कंप्लीट करना है। अभी तो हम ये आपको रे डायग्राम फर्स्ट रे को दिखाएं। यहाँ से ये रे ऐसे गई और इस लेंस पे पड़ गई। अब दूसरी रे जिसको क्या दिखाना है कि वो इस पॉइंट से होके जाती है। तो देखिए पहले ये रे पैरेलल आई, अब इस पैरेलल रे को कहाँ से हमने पास कराया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिलाइए, ये मिला दिया। अब ये रे कैसे जाएगी, ये आकर के यहाँ पर पड़ गई, तो ये दो पॉइंट मिल गया। ये अब इन दोनों लाइन जो इंसिडेंट रे हुई है इसके लिए, इस लेंस के लिए, ये कौन सा लेंस है, आई लेंस, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आई लेंस पे दोनों रे क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। अब इनके रिफ्रैक्शन को शो करना है कि ये किधर जाएंगे, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बना लेंगे कि मान लिया कि ये हमारा फाइनल इमेज बना हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी लेंस के फोकस के बीच में, अगर इसका फोकल लेंथ किसका, ये ऑब्जेक्टिव वाले का, इसका हम सिंबल यूज कर लेते हैं FE। आई लेंस का, आई लेंस का फोकस जो है FE हो, तो अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका वर्चुअल इमेज उसी के जैसा और बड़ा बनता है। मतलब ये इस साइड में है तो इसी साइड में वो इमेज बनेगा। तो ये इमेज हमने बना लिया। और कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए ये वाला जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, और ये पॉइंट, इससे पास होता हुआ लाइन ड्रा कर लिया। ये हेल्पिंग लाइन है, फिगर को हम चोरी कर रहे हैं। तो इस लाइन को और इस पॉइंट को मिला करके हमने ज्वाइन कर लिया। तो इस लाइन को आगे बढ़ा करके ये इमेज हमारा, पहले इमेज AB का क्या बना, A1 B1। अब इस A1 B1 जो इमेज है किसके द्वारा, इस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना हुआ जो इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसका जो फाइनल इमेज A1 B1 का कौन सा बन गया है, A2 B2। ये हो गया A2 और ये हो गया B2। ठीक है, इसकी ये फोकल लेंथ है FO और FI क्या है, आई लेंस की। तो अब हमें क्या शो करना है, रे डायग्राम कंप्लीट करना है। तो ये जो रे है ये दिखाई दे रहा है ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को यहां से डॉटेड ज्वाइन करिए। ये हमने जब डॉटेड ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन मिली, तो इसको इसी के आगे क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। ये दिखा दिया।
अब इस वाले पॉइंट का रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा फैला के दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि यहाँ से रे फैल रही है, यानी आगे मिलने का कोई चांस नहीं है। तो हमको क्या लग रहा है कि अगर इन रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो किसी पॉइंट B2 से आती हुई लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट AB का फाइनल इमेज A2B2 जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, ये पॉइंट B2 पे बना हुआ है, यानी B का इमेज कहाँ बन गया, B2 पे। अब यहाँ पर ये मेरे आँख पे पहुँची, आँख कैसे बनाएंगे, ये आँख बना दिया भैया, यहाँ आँख जो है बना दिया, ठीक है। अब ये रे जब मेरे आँख को जाती है तो हमको जो है ये वाला इमेज दिखाई देता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, उसकी बड़ी इमेज हमको दिख जाती है। तो ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही काम करता है। अगर सिंगल होता तो हमको इतना छोटा सा दिखाई देता, डबल लेंस का यूज़ कर लिया तो ये क्या हो गया, एक बार ये फिर और इस बड़े वाले को और बड़ा कर दिया, तो अब हमको वो दिखने लगता है। तो वो छोटी सी चीज़ जो है क्या होती है, दिखने लगती है। तो अब हमको निकालना है क्या, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप M इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन किसके लिए, फॉर इमेज, फॉर इमेज। तो ये एंगल ऑफ विजन कहाँ है, ये हमारी इमेज है, और ये आँख हमने दिखाने के लिए यहाँ दिखाया, लेकिन हम लोग अपना चूंकि देखने के लिए इसके पास ही अपने आँख को रखते हैं, ऐसे हमारा माइक्रोस्कोप ऐसे देखते हैं। इसका मतलब हम इस लेंस के पास ही अपनी आँख को रखते हैं। कहाँ रखते हैं, अपने पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है यहीं पे आँख बैठा हुआ है, तो यहाँ से ये इस पे जो एंगल बना हुआ है, यही एंगल क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज। ये हमारा इमेज है, तो इमेज कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और इस पॉइंट को, तो ये एंगल बीटा मिल गया। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ विजन फॉर इमेज अपॉन एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, एट D, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखना चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया, क्या हो गया, M इक्वल टू एंगल ऑफ विजन जो है वो बीटा है, और ये जो है एंगल ऑफ अल्फा है। और इसको कहाँ रखे हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो M इक्वल टू, इसको अगर ये बीटा और अल्फा छोटे हों तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब दोनों डिस्टेंसेस को ये कब होगा, जब अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, जो कि होता, इसीलिए हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ विजन कितने होंगे, बहुत ही छोटे छोटे होंगे। इसलिए इस रिजल्ट को बाय ट्रिग्नोमेट्री बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा, अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा। और tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, देख लीजिए tan बीटा, ये बीटा A1 B1, A1 B1, और किधर है, नीचे की ओर, और ये किधर है, लेफ्ट में। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों मिलकर के क्या हो गया, पॉजिटिव। A1 B1 अपॉन नीचे की ओर डिस्टेंस, गलत लिख गया, ये पॉइंट को हम क्या लिख दें, E लिख देते हैं, ठीक है, आई लेंस के लिए। तो ये परपेंडिकुलर हो गया A1 B1 अपॉन बेस हो गया हमारा E, A1 E, और ये किधर है, लेफ्ट में, तो ये भी क्या हो गया, माइनस, अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, D डिस्टेंस पर। इधर न बना करके मैं डायग्राम
अलग से बना देता हूँ, यहीं बगल में यहाँ बना लीजिए। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, जो इसका डेफिनेशन है कि हमने इसको डी डिस्टेंस पर रख दिया और देख लिया कि कितना एंगल ऑफ विजन बनता है। तो ये जो एंगल ऑफ विजन है, ये वाला एंगल, यही क्या है, अल्फा। तो ये ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट एट डी, यानी डी डिस्टेंस पर अगर रखे तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा। तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन डी। ठीक है, अब देखिए m अपॉन ये माइनस माइनस, अब यहाँ देखिए डिस्टेंस जो है कैसे है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ए बी हमारा ऊपर है और कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो माइनस डी। तो अब क्या हुआ, इसको लिख लीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, a1b1 अपॉन a1e मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन ए बी। अब इसकी वैल्यू m अपॉन a1b1 अपॉन ए बी मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन a1e। अब देख लीजिए इन डिस्टेंसेस को, a1b1 क्या है, ये है a1b1 और ये क्या है, ab, ये है ab, यानी इमेज का लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट का लेंथ। तो हमने मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले में बताया था कि किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू v अपॉन u। ये फार्मूला हमने बताया था। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट का लेंथ और ये इमेज का लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का लेंथ क्या होगा, इनके डिस्टेंसेस। तो देख लीजिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, ये हमारा डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्टिव से क्या हो जाएगा, UO। इसको मिटा देते हैं, ये वाला क्या है, UO। UO का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इस इमेज का डिस्टेंस ये VO लिखने का मतलब है कि ये हमारा कहाँ से डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस से। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की ओर लेंस होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख की ओर होगा, आई की ओर होगा, उसको क्या कहते हैं, आई लेंस। तो दो लेंस होते हैं, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो। तो जो भी लेंस हमारा ऑब्जेक्ट की ओर होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। और सिंबल में देखिए ओ सिंबल चला आता, और जो आई लेंस होगा उसमें सिंबल क्या आएगा, ई। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इसको हमने शो कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इन रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि अभी देखा क्या, m इक्वल टू y2 अपॉन y1 इक्वल टू v अपॉन u, यानी इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ इमेज का डिस्टेंस क्या है, VO, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, UO। तो ये रिलेशन हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, यानी इसका जो रेशियो है इसके इक्वल होता है। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, a1b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, VO अपॉन UO मल्टीप्लाई माइनस डी, और इसको देखिए a1e क्या है, a1 से e, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आई लेंस है, और आई लेंस से इस इमेज के डिस्टेंस को कैसे शो करेंगे, UE। कैसे शो करेंगे, UE। ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड रूप में हमने शो किया। जब भी फार्मूले में रखेंगे, किस में, लेंस वाले फार्मूले में, तो वैल्यू साइन के साथ हम पुट करते हैं। तो a1e ये क्या लिख देंगे, UE। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस फार्मूला अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। अब इसी में हम लोग दो केस लगाएंगे और इसको फाइंड कर लेंगे।
तो हमें जनरल फार्मूला क्या मिला? m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ मल्टीप्लाई डी अपान यू ई। दिस इज जनरल फार्मूला। क्या है ये? जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला फॉर m। मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या है हमारा? जनरल फार्मूला है। इसको हम याद रखेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इस हेडिंग का इक्वेशन नंबर 1। अब सब मैं मिटा देता हूँ। दिख रहा है सभी को? आवाज़ क्लियर आ रही है? नहीं आए, कोई दिक्कत हो देखने में तो आप लोग कमेंट करके बोला करिए, मैं उसको ठीक करूँगा। आज उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा हो, क्योंकि कैमरे का लोकेशन हमने बदल दिया है। अब लगता है इंक ख़त्म हो रही है। देखिए कब तक मेरा साथ देती है, फिर इंक भर लेंगे। ये रखा हुआ है, ये आप ही लोगों के लिए पहले से ला के रखा कि बीच में ट्रेन जो है रुक ना जाए। ये पढ़ाई रूपी ट्रेन है, ऐसा ना समझिएगा कि जंक्शन जाके ट्रेन को पकड़ेंगे। अब लिखिए केस नंबर 1। व्हेन image is formed at v इक्वल टू माइनस डी, यानी इमेज माइनस डी पे बन जाएगा। देन बाई फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू होता है। तो ये तो फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब हम इसको लिखना चाहते हैं किसके लिए? आई लेंस के लिए। तो आई लेंस के लिए एफ ई, वी कहाँ बना है देख लीजिए, वो हमारे लेफ्ट में बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा? माइनस डी माइनस 1 अपान यू। यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कहाँ से? आई लेंस से। तो आई लेंस से क्या यूज कर लेंगे? माइनस का यू ई। मिला? तो इस फार्मूले में जो भी वैल्यू पुट करेंगे विथ साइन पुट करते हैं, तो यहाँ से ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस, और ये माइनस है इधर आया तो प्लस हो गया। तो एफ ई प्लस 1 अपान डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपान यू ई के बराबर। तो ये 1 अपान यू ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। पुट करिए। तो बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 वी गेट क्या पा जाएंगे? m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ मल्टीप्लाई डी भी है भैया, और मल्टीप्लाई 1 अपान यू, और 1 अपान यू की वैल्यू क्या आई है? 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। डी को अंदर भेज दीजिए, क्या रिजल्ट मिलेगा? m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ, और d को अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा d अपान एफ ई, प्लस d से d कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1। तो फाइनल फार्मूला हमें मिल गया है कि m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस d अपान एफ ई। ये d अपान एफ आई को याद करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं? दाल फ्राई। ठीक है, फ्राई दाल जो है वो टेलीस्कोप में, और इसमें दाल को फ्राई करेंगे तो वो माइक्रोस्कोप बन जाएगा। क्योंकि उसमें देखिएगा, उसमें फार्मूले में आएगा एफ आई अपान डी आएगा, और भी सब चेंज होगा, लेकिन इसी के जैसा वो होगा। तो ये याद करने का ट्रिक है, ये नहीं कि आप लिख दीजिएगा कि दाल फ्राई। तो ये दाल फ्राई देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये वाला टर्म नहीं आया हुआ था, ये वाला केवल आया हुआ था 1 प्लस दाल फ्राई। और इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म वी ओ क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, और यू ओ क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। एफ आई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, उस लेंस को आई लेंस बोलते हैं जो आंख की ओर होता है। जो भी लेंस आई आंख की ओर होगा,
जैसे ये माइक्रोस्कोप है, ऐसे हम देख रहे हैं, तो मेरी आँख की ओर जो लेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, आई लेंस। और जो ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये वाला लेंस क्या होगा, तो एक लेंस आगे होता है, एक लेंस पीछे होता है। तो ये जो आँख की ओर वाला लेंस है उसको क्या बोलेंगे, आई लेंस। और जो लेंस हमारा ऑब्जेक्ट की ओर होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आया? तो ये हो गया केस नंबर फर्स्ट में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला। अब डालिए केस नंबर 2। केस नंबर 2, when image is formed at v equal to infinite, that is for relax eye। आंख जब रिलैक्स रहती है तो इमेज कोई पूछे कि कहां पर बनेगा, तो फॉर रिलैक्स आई फॉर पॉइंट इज इनफाइनाइट, और नियर पॉइंट का क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए, एक्स्ट्रा ज्ञान क्या, फॉर नॉर्मल आई नॉर्मल आई नियर पॉइंट क्या होगा, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। और सेकंड क्या है, फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए क्या हो जाएगा, नोट फॉर नॉर्मल आई नंबर 1 नियर पॉइंट। क्या है ये, नियर पॉइंट। आप लोगों को साफ साफ दिखना चाहिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि पता नहीं सर जी क्या लिखे थे, नियर पॉइंट। ठीक है। और सेकंड फार पॉइंट, वो क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। तो ये आप एक नोट जो है वैसे ही रख लीजिए, जैसे मम्मी पापा जब आप बाहर निकलते हो ना तो पॉकेट मनी दे देते हैं, तो ये ज्ञान का पॉकेट मनी है, जब ज़रूरत हो उस वक्त यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मिटा दे तब दिखाई देगा। चलिए ये साफ कर देता हूँ। तो when image is formed at v equal to infinity, then by lens formula 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u। तो क्या मिलेगा, 1 upon, ये किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आई लेंस के लिए, तो एफ ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे, माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया क्या, कि यू ई की वैल्यू आ गई एफ आई। क्योंकि हम जानते हैं कि जब फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो डिस्टेंस क्या मिलेगी, एफ आई तो मिलेगी। अब इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, अपने जनरल फार्मूला में। देयरफॉर इन दिस केस क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस एम इज गिवन बाई माइनस वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ई। तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हेडिंग डालिए टेलीस्कोप। नेक्स्ट हेडिंग है टेलीस्कोप। जल्दी से इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, दिख रहा, टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप भी क्या होता है, इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। कैसे, कॉन्वेक्स लेंसेज। इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। और कैसे होंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज।
अब इसमें उसके अपोजिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब देखिए टेलीस्कोप हम किसके लिए यूज करते हैं? बड़ी चीज को देखने के लिए। तो बड़ी चीज के लिए क्या होगा? उसके ऑब्जेक्ट वाला जो लेंस होगा वो बड़ा होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि इतना छोटा सा लेंस रख लिए और इतना बड़ा चीज देख रहे हैं। तो बड़ी चीज के लिए चूंकि वहां से रे ज़्यादा आएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ये लेंस बड़ा हो जाता है और देखने के लिए ये एक छोटा सा लेंस लगा लेते हैं। तो पहले इमेज को थोड़ा सही से मैं बना दिया, बहुत बड़ा सा बन गया है। पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ही ड्रा कर लेते हैं। अब इस पे 2 लेंस बनाएंगे जो कि इस प्रकार से हमने बना लिया, और एक और बना लिया छोटा सा। यानी इस केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका फोकल लेंथ FO और ये आई लेंस होगा FE। इस समय FE क्या है, वो FO से छोटा है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ग्रेटर देन FO। अपेचर, ये जो बड़ा मुंह खोले है ना, इसको कहते हैं अपेचर। इसका अपेचर क्या है, बड़ा है, इसका अपेचर छोटा है। तो फोकल लेंथ ये वाली छोटी है और ये क्या है, बड़ी है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तब इन्फिनिटी पर तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर हमने डॉटेड करके ये बना दिया, ऑब्जेक्ट को बना दिया भैया, डार्क बना दिया। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुँच गया है। यहाँ U इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट का नाम हमने AB। अब यहाँ से रे चली है, तो रे एक पहली रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आई, और इसका तो भाई रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो ये वाला पॉइंट और एक यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री पहले ड्रा कर लीजिए, क्योंकि हमको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। यहाँ भी रे डायग्राम कंप्लीट करना है। जब तक रे डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा तो इसका मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला मिलेगा कैसे? तो इस वाले पॉइंट को और रे को हमको मान लीजिए यहाँ पहुँचाना है, क्योंकि जब तक ये यहाँ पहुँचेगी नहीं तो दूसरा वाला काम कैसे करेगा। तो पहले इसको चोरी कर लिया ये रे। अब इस रे को पीछे की ओर बढ़ा दिया, तो जैसे लगे कि ये यहीं से आ रही है इन्फिनिटी से। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब इसी के पैरेलल एक रे और ला दिया, क्योंकि हम कन्वेंशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है उस वक्त रे कैसी आती है, पैरेलल आती है। अब हमको दिखाना है कि ये जो इमेज बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, इसके फोकल लेंथ के अंदर बना हुआ है। तो कहीं इमेज हमको बनाना पड़ेगा, तो इमेज हमने ये बना दिया, एक छोटा सा इमेज हमने बना दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट AB का छोटा सा इमेज। तो हमको इस B का इमेज कंप्लीट करना है। तो अब जो ये वाला पॉइंट है और इसका ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये मिला दिया, और मिला करके इस लेंस पे इंसिडेंट करा दिया। तो ये जो रे आ रही थी वो कहाँ पर मिट करी, इस पॉइंट B पे, B1 पे। इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखी हुई थी उसका इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने कहाँ बना दिया, एक छोटा सा इमेज। हम जानते हैं कि अनंत पर जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है उसका लेंस, उसका इमेज जो है बहुत ही छोटा सा बनता है। तो ये छोटा सा इमेज बन गया। इस छोटे से इमेज को तो हम तो देख नहीं पाएंगे, तो अब एक लेंस और लगा देते हैं और इस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं कि ये इसका जो इमेज है, एक मान लीजिए हमको इमेज यहाँ बनाना है, तो इसके लिए कैसे शो करेंगे, ये वाला पॉइंट लीजिए और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला करके एक चोरी कर लीजिए लाइन। तो अब जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म होगा। ये इसका नाम रख देते हैं A2 B2। ये हमारा फाइनल इमेज है। अब इस रे डायग्राम के द्वारा शो करना है कि यही वाला जो B2 है ये किसका इमेज है, इस B वाले का। तो इसका इमेज हमने दिखा दिया। अब देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे का, और ये वाली जो है यहाँ पर गिरी है, ये वाली यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके पीछे पहले डॉट डॉट बनाइए, इसके से बनाइए तो आपको दिख जाएगा। फिर ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिलाइए, तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट यहाँ मिल रही हैं। अब इन्हीं के एलांग जो है लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये लाइन ऐसे चली गई और ये वाली ऐसे फैल गई। तो क्या दिख रहा है कि आगे इनके मिलने की संभावना नहीं है। इस रिफ्रैक्टेड रे को शो करने के लिए पहले मैं इसकी चोरी करता हूँ।
ये डायग्राम जब चोरी हो गया तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये रे किधर जाएगी। तो ये फाइनल, अब यहाँ पर ये जब मेरे आँख के ऊपर गिरती है तो क्या हो जाता है, ये हमारी आँख, ठीक है, तो ये हमको वस्तु दिखाई देने लगती है। ये A2B2 हम लोग देखते हैं, A2B2 को लगता है कि हम AB को देख रहे हैं। तो इस बड़े ऑब्जेक्ट का जो कि दूर थी हमको छोटी दिखाई दे रही थी, तो ये दूर स्थित छोटे वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जब इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है किस एंगल पर, मान लिया कि वो अल्फा एंगल बनाता है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। अब इमेज देखिए, ये जो इमेज है हमारा फाइनल इमेज कितना एंगल बनाता है, ये एंगल बीटा, ठीक है, कितना एंगल बनाता है, बीटा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, एंगल ऑफ विजन फॉर इमेज, ये इमेज A2B2 है, इसके लिए बीटा है। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ विजन फॉर ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना, एंगल अल्फा। तो अब इनकी वैल्यू चूंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो क्या ले सकते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो एंगल अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, सब सिमिलर डेरिवेशन है, वेरी स्मॉल। तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा। अब लिखिए इसका जनरल फार्मूला, एम tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर क्या है, ये है हमारा A1, तो A1 B1, ये हो गया A1 B1, किधर बना हुआ है, नीचे, तो ये हो गया माइनस। अब ये देखिए यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है आई लेंस से डिस्टेंस है तो UE, और किधर में है, लेफ्ट में है, तो अभी इसका नाम ही रख देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये पॉइंट का हमने E नाम रख दिया, तो A1E, और ये किस साइड में है, तो ये लेफ्ट में है, इसलिए माइनस। ये भी लेफ्ट में और ये नीचे है, ये नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव। और ये जो बेस है, बेस जो है वो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव। अभी इसका लिखिए tan अल्फा की वैल्यू देखिए, ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू देख लीजिए क्या है, ये अल्फा यहाँ से A1 B1 यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किधर बना हुआ है, परपेंडिकुलर किधर बना हुआ है, नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस A1 B1 अपॉन, ये डिस्टेंस देखिए राइट में, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, राइट में डिस्टेंस, इस लेंस के लिए ये क्या डिस्टेंस हो गया, पॉजिटिव, तो क्या मिल जाएगा OA1। और ये किस चीज़ का डिस्टेंस है, अगर ये हम डिस्टेंस को VO पुट कर दें, तो VO नहीं पुट करके ये जो इमेज बनेगी कहाँ पर बनती है, पैरेलल इमेज, ये फोकस पे फॉर्म होती है, दिस इज FO। ये हम जानते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर किसी लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस लेंस के फोकस पे फॉर्म होता है। अब फोकस की लेंस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये किस लेंस का है, ऑब्जेक्टिव का, तो FO से डिनोट कर दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया A1 B1 और ये जो लेंथ है पॉजिटिव, ये हो गया FO। अभी सिंबल में ही नाम लिखिए क्या है, इसका नाम हम O रख देते हैं, तो OA1। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें जनरल फार्मूला M का मिल जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, A1 B1 अपॉन, A1 B1 क्या है, A1 B1 और A1 B1, ये दोनों मर गए, ये दोनों मर गए, तो ऊपर में क्या बचा, ये माइनस से माइनस मर गया, माइनस से माइनस मर गया, तो 1 अपॉन A1E मल्टीप्लाई, ये क्या बचा, -1 अपॉन OA1। यहाँ हमने साइन के साथ रख लिया, अब ये नहीं कि फिर बार बार साइन के साथ रखेंगे,
अब केवल इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, और ये मल्टीप्लाई सिंबल हमने लगा दिया है, तो थोड़ा सा डिवाइड है भैया, ये नीचे का लिखे है ना, ये डिवाइड। तो अब इसके वैल्यू को ज़रा रखिए, तो 1/A1E, अब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, OA1/-1। अब फाइनल फार्मूला हमारा M = OA1। देखिए OA1 क्या है, ये OA1 ये है V, ये इमेज का डिस्टेंस है कहाँ से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो इसको हम मान लेते हैं V ऑब्जेक्टिव राइट में है इसलिए पॉजिटिव तो दिख ही रहा है, VO अपान, और ये माइनस आया हुआ है, माइनस क्या लिख रहा, ये जो फार्मूला मिला OA1/A1E यही मिला है। अब इस वैल्यू को रखिए, माइनस OA1 क्या मिला, VO, A1E कहाँ है, वो ये आई लेंस से, ये दिख रहा है ना, ये A1E आई लेंस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, UE, ये देखिए शो किया गया, तो ये क्या लिख देंगे, UE, मिल गया। तो ये हमारा जनरल फार्मूला मिल गया किसका, टेलीस्कोप का। अब केस नंबर 1 डालिए जल्दी से, 5 मिनट का और कार्य है। केस नंबर 1, केस नंबर 1, when image is formed at V = -D and least distance of distinct vision, then क्या हो जाएगा, 1/f = 1/V - 1/U। ये किसके लिए लगाए हैं, आई लेंस के लिए। तो यहाँ यूज कर लीजिए, फॉर आई लेंस 1/FE = 1/ इमेज का डिस्टेंस -D, और ये -1/UE, और ये माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव विथ प्रॉपर साइन। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, इतना हम ये हो जाते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया 1/, ये इधर आ गया तो 1/FE + 1/D = 1/UE। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और ये डिस्टेंस हमने UO लिखा है, ये FO है, कौन सी वैल्यू है, FO, ये देख लीजिए। O से लेके A1 तक का डिस्टेंस क्या है, FO, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ बनता है, उसके फोकस पे, फोकस की डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, FO। तो ये क्या हो जाएगा, FO/UE। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, क्या करना है, पुट करना। तो इतना मिटाते हैं, तो इम्प्लाई दैट दोनों का एलसीएम क्या हो गया, FE × D, और ये D इधर आ गया प्लस FE, और किसकी वैल्यू मिली, 1/UE की वैल्यू। देयरफॉर बाय फार्मूला 1 क्या मिल जाएगा, M = -FO, और 1/E की वैल्यू क्या मिली है, D + FE/FE ×
डी। ठीक है, डी प्लस एफ आई इंटू डी। तो इस एफ आई को क्या करिए, बाहर कर लीजिए। एफ आई को क्या किया, बाहर कर लिया। तो एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ये एफ आई हमने बाहर कर लिया। तो अंदर में क्या बचा, ये डी प्लस एफ आई अपान डी। अब इसको करोड़पति फार्मूला लगा दिया। कौन बनेगा करोड़पति, कौन सा फार्मूला, इसको लिख सकते हैं एफ ओ प्लस एफ ई और डी से डी कैंसिल, 1 प्लस एफ आई अपान। तो मैंने कहा था, देखिए इसमें फ्राई दाल आ गया ना, इसके पहले दाल फ्राई आया हुआ था। अब क्या रिजल्ट मिल गया, ये। तो ये हमारा केस नंबर 1 में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप का हमारा ये मिल चुका है। अब हमारा केस नंबर 2 क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। देन बाई फार्मूला 1 अपान एफ, यहाँ इन्फिनिटी वैल्यू रख दिया, यहाँ क्या रख देंगे, इनफाइनाइट रख दिया। तो 1 अपान किसका, एफ आई की वैल्यू, और ये आ गया 1 अपान इन्फिनिटी माइनस 1 अपान यू की वैल्यू, यू ई माइनस। तो कुल मिला के यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया, यू ई की वैल्यू मिल गई एफ आई। और ये रिजल्ट याद रखिए कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखे, अगर इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, फोकस पे। और फोकस पे है तो इमेज कहाँ बना होगा, इनफाइनाइट पे। तो देख लीजिए फार्मूले से निकालेंगे भी तो भी वही आ रहा है। तो अब इस यू ई की वैल्यू रख दिया कहाँ पे, इस जनरल फार्मूले में। तो जनरल फार्मूले में रखिए, देयरफॉर ये मिटा दिया भैया, ये तो पहले का था। देयरफॉर बाई वन क्या मिला, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। तो जब आए कि रिलैक्स आई के लिए या इमेज जो है इन्फिनिटी पे फॉर्म करता है तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या ये रखेंगे, ये वाला यूज करेंगे। यहाँ निगेटिव साइन, द निगेटिव साइन ऑफ दिस फार्मूला शोज दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड एंड रियल, जैसा कि डायग्राम में हम लोग देखे भी थे। तो ये हमारा था टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसी के साथ ये हमारा ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समाप्त होता है। थैंक यू।